जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग कौन से सब्जेक्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं कि आप गेस करके बता सकते हैं? चलिए, नहीं बता सकते हैं तो हम ही बता देते हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बिहार बोर्ड द्वारा जो सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन यहाँ पे पब्लिश किया गया है, उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं उसी को एक एक करके हम लोग उसी को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख ले, हम लोग को जो कुल प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा, टोटल प्रश्न यहाँ पे 80 ऑब्जेक्टिव होंगे और 32 यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 80 ऑब्जेक्टिव में हम लोगों को सिर्फ 40 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का ही सही सही जवाब देना है। लेकिन इस क्लास में हम लोग जो भी 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को एक एक करके यहाँ पे देखेंगे कि किसका कौन सा सही जवाब होगा। उसके यहाँ पे देखें तो हम लोगों को बता दिया गया है कि इतिहास में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, 1 से 6 हैं, जिनमें से हमें तीन ही प्रश्नों को उत्तर देना है। जो सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव में हमें 1 से 6 तक जितने भी प्रश्न आएंगे वो उसमें से हम लोगों को सिर्फ 3 ही को देना है। राजनीति में यहाँ पे 4 लघु उत्तरीय आएंगे लेकिन हम लोगों को 2 ही देना है, यानी कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो पूछे जाएंगे उसमें हमें 2 मिलेंगे, 2 में से किसी एक को बनाना है। और ऑब्जेक्टिव में भी हमें दुगना मिलेंगे और उसके आधे को बनाना है। ऑब्जेक्टिव 80 आएंगे, उसमें से 40 बनाना है। सब्जेक्टिव में जितने भी सवाल पूछे जाएंगे उनमें से उसके आधे को ही बनाना है। अगर 4 पूछा जा रहा है तो 2 बनाना है, 6 पूछा जा रहा है तो आप लोगों को 3 ही बनाना है। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। पहला ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है? भाषा, धर्म, जाति या इनमें से सभी? इनमें से कौन होगा जिसके कारण सामाजिक विभेद होता है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा इनमें से सभी। जाति, भाषा, धर्म के आधार पे ही सामाजिक विभेद होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 14 से या 15 से या 19 से या फिर 18 से? किससे होगा? तो यहाँ पे स्वतंत्रता के मूल अधिकार का जो संबंध है वो अनुच्छेद 19 से है। तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में ABCD ऐसे करके हम लोगों को कुछ स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। इसमें हम लोग को ए जो है महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसी में हमें 19 के जो ए है इसमें हमें बोलने की आजादी मिलती है। इसी के तहत मीडिया भी कार्य करता है। तो यहाँ पे 19 जो है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। पूछा जा रहा है इनमें से कहां सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था? ये हम लोगों को बताना है कि सबसे पहले वोट देने का अधिकार कहां मिला है। फ्रांस में, रूस में, इंग्लैंड में या भारत में? सबसे पहले अगर पूरे विश्व में बात किया जाए कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार कहां पे मिला है तो वो मिला है न्यूजीलैंड में। सबसे पहले न्यूजीलैंड में मिला है। न्यूजीलैंड में 1893 ईस्वी में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शन के अनुसार ढूंढना है कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार जो इसका सही जवाब होगा वो होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। और यहाँ पे बेशक अधिकार पूछा जाए, यानी कि जब इन लोगों को जो अधिकार मिला है वो है 1918 में इन लोगों को अधिकार ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में पूछा जा रहा है इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? लेजिस्लेचर को बताना है। ग्राम सभा होगा, ग्राम रक्षा दल होगा, ग्राम कचहरी होगा या फिर इनमें से सभी होगा? तो ऑप्शन में भले ही इनमें से सभी दे दिया है लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, इनमें से सभी नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में देख ले, लेजिस्लेचर के बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन लेजिस्लेचर है, हिंदी में जिसे हम लोग व्यवस्थापिका कहते हैं। तो पंचायती व्यवस्था में व्यवस्थापिका का जो काम है वो ग्राम सभा करती है। तो यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्राम रक्षा दल को पुलिस व्यवस्था कहते हैं। ग्राम रक्षा दल को पुलिस व्यवस्था भी कहते हैं। और यहाँ पे ग्राम कचहरी जो है ये न्यायपालिका का काम करता है। ये सब चीजें ध्यान में रखेंगे। जो ग्राम कचहरी है वो न्यायपालिका का काम करेगा, ग्राम रक्षा दल पुलिस व्यवस्था का काम करता है, और जो ग्राम सभा है वो आप लोगों को यहाँ पे व्यवस्थापिका का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है
विदेश नीति को किस सूची में रखा जाता है? हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ संघीय शासन व्यवस्था है और यहाँ पे सत्ता का विभाजन किया गया है, और उस आधार पर देखा जाए तो यहाँ पे 3 विषयों में इसका विभाजन होता है, जिसमें एक आता है हम लोगों को संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा होता है समवर्ती सूची। तो इन सूचियों द्वारा यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि कैसे कैसे संस्थान काम करेगी, जो केंद्र सरकार है उसके कामों को और राज्य सरकार के बीच के कामों को इन 3 सूचियों में बांट दिया गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विदेश नीति किस सूची में रखा जाएगा, संघ सूची में कि राज्य सूची में या समवर्ती सूची में? तो यहाँ पे विदेश नीति जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है और ये काम जो है वो संघ सूची में आ जाता है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विदेश नीति जो है वो संघ सूची का विषय है, इस पे केंद्र सरकार कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ था, उसके बारे में हम लोगों को बताना है कि ये कब पारित हुआ। तो यहाँ पे सूचना का अधिकार अधिनियम जो है वो 2005 में पारित हुआ है। तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा 2005 में ये पारित हुआ था। इसकी शुरुआत कहां से हुई है? तो राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई है और 2005 में ये कानून बना है। तो यहाँ पे 2005 इसका डी जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 में पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, शरद यादव या फिर एसे डांगे, इनमें से कौन है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, यही इसके प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1980 में और अटल बिहारी वाजपेयी इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था? यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से बताना है कि कौन सा पार्टी है जो जनता दल के साथ मिल गया है। ऑप्शन में समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, उसके बाद है राष्ट्रीय जनता दल या लोक जनशक्ति पार्टी। तो जो जनता दल यूनाइटेड में जिस पार्टी का विलय हुआ है वो है समता पार्टी। तो बी यहाँ पे इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा, समता पार्टी। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है? हमारा जो संविधान बना था, तो जो प्रस्तावना हमारा है जो शुरू होता है हम भारत के लोग से, वो संविधान के प्रस्तावने में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था, बाद में इसे जोड़ा गया है। तो पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है? तो इसे जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 20 का सही जवाब हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में, और इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो 20 का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में है इनमें से कहां एकात्मक शासन व्यवस्था है? ऑप्शन में है भारत, अमेरिका, कनाडा या श्रीलंका। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा श्रीलंका। श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो बिहार के लिए तो हमेशा विशेष राज्य के दर्जा की बात चलते रहती है, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश है इसे विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है। इसके बाद सिक्किम है, मणिपुर है, तो इन सभी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। तो ए इसका सही जवाब होगा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन को देखते हैं। पूछा जा रहा है केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? पहली बार बिना कांग्रेस के, माने कांग्रेस के अलावे जो दूसरी पार्टियां हैं उसके द्वारा कब सरकार बनी थी और किसके नेतृत्व में बनी है, वो पूछा जा रहा है कि किसकी अध्यक्षता में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी है। ऑप्शन में मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल या वीपी सिंह। तो पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जो है वो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। जब 1975 में इंदिरा गांधी जी द्वारा आपातकाल लगाया जाता है, तो ये आपातकाल खत्म होने के बाद 1977 में चुनाव होता है और 1977 में चुनाव होने के बाद पहली बार
आजादी के बाद जो जब से इलेक्शन हो रहा है तब से पहली बार 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है और यहाँ पे सरकार बनती है जनता पार्टी की। तो जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार बनती है 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ए। फिर पूछा जा रहा है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में, 47 में, 48 में या 50 में? तो संविधान सभा का जो गठन है वो 1946 में हुआ था। तो ए इसका सही जवाब होगा। आगे देखिए 15वां क्वेश्चन में पूछा गया है बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? यानी कि बिहार के पंचायती व्यवस्था में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है उसी के बारे में हम लोगों को बताना है। 27%, 33%, 50% या 65%? तो पंचायती व्यवस्था में महिलाओं को बिहार में 50% का आरक्षण है। तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए 16वां क्वेश्चन तो पूछा गया है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? यानी कि ग्राम कचहरी का सबसे हेड कौन है? मुखिया होगा, सरपंच हो गया या पंच होगा या पंचायत सचिव होगा? तो यहाँ पे ग्राम कचहरी का जो प्रमुख होता है, जो प्रधान होता है वो सरपंच होता है। तो बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सरपंच। 17वां क्वेश्चन देखिए यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? यूनान को स्वतंत्र कब किया गया? ऑप्शन में 1927, 1929, 1932, 1942। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे 1929 में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। एड्रियानोपुल की संधि हुई और इस संधि में यहाँ पे यूनान को स्वतंत्र तो कर दिया गया था लेकिन यह पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हुआ था। अभी भी यूनान की कुछ शक्तियां तुर्की के हाथ में थी और इस चीज का यूनान के जो लोग हैं वो विरोध किए थे। तब जाकर के 1832 में कस्तुनतुनिया की संधि द्वारा इसको पूर्णतः आजाद किया गया था। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो सी होगा। 1832 में कस्तुनतुनिया की संधि द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। उसके बाद आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा जा रहा है लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी? नेपोलियन की, मेजनी की, लेनिन की या स्टालिन की? ये जो आपको मॉडल क्वेश्चन है, वैसे बच्चे जो मॉडल सामाजिक विज्ञान को ये समझते हैं कि ये तो ऐसे भी पढ़ के हम पास कर सकते हैं, उनके लिए टफ हो सकता है। ये उन्हीं के लिए थोड़ा आसान है जो सोशल साइंस को भी एक सब्जेक्ट मान के पढ़ते हैं, सिर्फ उसे इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि किसी तरह इसमें पास होना है। जैसे कि हमारे यहाँ पे समाज में एक मानसिकता बनी हुई है कि मैट्रिक इंटर में कि अगर पढ़ना हो तो मैथ और साइंस पढ़िए, उसी से बेहतर कर पाता है। लोग उतना सोशल साइंस पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर उस विचारधारा से अगर कोई बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए सोशल साइंस ये टफ होने वाला है, क्योंकि समय के साथ यहाँ पे हम पिछले 1-2 साल के अगर बिहार बोर्ड के क्वेश्चन को देखें तो वो अपने क्वेश्चन के पैटर्न में बदलाव कर रहा है। पहले क्या होता था, किताब के पीछे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन्हीं को वो दे देता था और उसी में से टिक करना होता था। अब ये ऐसा नहीं कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, किताब के बीच से कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दिया जा रहा है। तो ऐसे में जो बच्चे बेहतर से इसकी पढ़ाई नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, उनके लिए सब्जेक्ट टफ होने वाला है। एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, तो आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे किताब समय समय पर स्टडी करना पड़ेगा। किताब को पढ़ते रहिए, उसी से सवाल पूछा जाता है। यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी, तो अगर हमारा जो बिहार बोर्ड की किताब है उसमें देखें तो वहां पे है कि लाला लाजपत राय ने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी थी। गैरीबाल्डी की जीवनी लाला लाजपत राय ने लिखी थी, लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो गैरीबाल्डी है ही नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किताब में तो भले हम लोगों को गैरीबाल्डी की मिलती है कि लाला लाजपत राय ने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखी थी, लेकिन इसके अलावा ये मेजनी की भी जीवनी लिखे थे। तो यहाँ पे बी इसका सही जवाब हो जाएगा मेजनी। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला में पूछा जा रहा है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इसका जवाब तो दे ही सकते हैं आप लोग। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था जर्मनी के एकीकरण करने के लिए। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इससे एक सवाल और भी बनता है जो आपको मंथली एग्जाम में भी पूछा गया है
बिस्मार्क ने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था? अनिवार्य सैन्य सेवा, तो ये भी एक सवाल बन चुका है बिहार बोर्ड द्वारा, मंथली टेस्ट में हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो याद रखिएगा अनिवार्य सैन्य सेवा जो है वो भी बिस्मार्क के द्वारा ही यहाँ पे लागू किया गया था, और रक्त और लौह की नीति जो है वो भी बिस्मार्क के द्वारा ही लागू किया गया था। तो डी यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था? जो जर्मन राइन राज्य है उसका निर्माण किसने किया था? बिस्मार्क ने किया, मेटरनिक ने किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने, या फ्रेडरिक ने? तो यहाँ पे जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जर्मन जो है वो 300 टुकड़ों में बटा हुआ था और उसको जोड़ करके वो जर्मन राइन राज्य संघ की स्थापना की थी। कब? 1806 ईस्वी में। 1806 ईस्वी में राइन राज्य संघ की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये भी किताब के बीच से दिया गया है, वहां से जहां से उम्मीद भी नहीं कर सकते कि यहाँ से सवाल बनाएगा, लेकिन सवाल बनाया जा रहा है तो उसको देखते हुए आप लोग किताब को स्टडी करना शुरू कर दें। ब्रुसेल्स सेप्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई है? जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में या ब्रिटेन में? अब इस सवाल के जवाब वही बच्चे बता सकते हैं जिन्होंने किताब को पढ़ा है। जो बस ऐसे ही ऊपर ऊपर इसकी पढ़ाई करते हैं, हल्के में लेते हैं, उनसे ऐसे सवाल सॉल्व नहीं होने वाले हैं। तो अभी भी टाइम है, किताब को पढ़ना शुरू कीजिए, उसके जो भी लाइंस है हेडिंग कीजिए, हाईलाइट कीजिए और देखते रहिए। ब्रुसेल्स सेप्ट जो है वो जर्मनी में इस सभा की स्थापना की गई थी, और यह स्थापना की गई थी शिक्षकों और छात्रों द्वारा। शिक्षक और छात्र मिलकर के यहाँ पे इसकी स्थापना किए थे। तो ये जो इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी। ब्रुसेल्स सेप्ट नामक सभा जो है वो जर्मनी में है। उसके बाद आगे के देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? बहुआ वाला सवाल है, जवाब दे सकते हैं। कार्ल मार्क्स के पहले जितने भी लोग आए उन्हें यूटोपियन समाजवादी कहते हैं, कार्ल मार्क्स के बाद वाले को वैज्ञानिक समाजवादी कहते हैं। यूटोपियन समाजवादी में सेंट साइमन भी था, रॉबर्ट ओवन भी है और लुई ब्लां भी है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा डी, इनमें से सभी, ये सभी यूटोपियन समाजवादी थे। उसके बाद आगे के क्वेश्चन देखते हैं, बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जानते हैं? ये भी बहुआ वाला क्वेश्चन है, एकदम आसानी से बना सकते हैं मजे से। बोल्शेविक क्रांति को, तो बोल्शेविक क्रांति हम लोग जानते हैं कि ये अक्टूबर में हुआ था, तो यहाँ पे इसे अक्टूबर क्रांति कहेंगे। इसके अलावा इसे नवंबर क्रांति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वहां के जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है और एक और कैलेंडर है, उन दोनों कैलेंडर में देखा जाए तो यहाँ पे समय में अंतर हो जाता है, और एक से ये अक्टूबर में पड़ता है, एक से ये नवंबर में पड़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में अक्टूबर दिया हुआ है तो अक्टूबर क्रांति हो जाएगा, नहीं तो ऐसे इसे नवंबर की क्रांति से भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अक्टूबर क्रांति। उसके बाद इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए सवाल इस तरह से पूछा गया है कि अगर बच्चे ध्यान से पढ़े होंगे तो आप लोग 40 सवाल तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो 80 सवाल दिए गए हैं इसमें से कुछ सवाल ऐसे दिए गए हैं जो तेज विद्यार्थी उसको सॉल्व कर पाएंगे, सबसे सॉल्व होने वाला नहीं है। तो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सेट किया गया है। क्वेश्चन इसी तरह से होना चाहिए। ऐसे आजकल लगता है जैसे कि हो गया है कि दुगना मिलता है, उसमें से आधे को ही तो टिक करना है, तो एग्जाम आसान पड़ गया है, लेकिन आसान नहीं है। जिस तरह से बिहार बोर्ड अपना सवाल सेट कर रहा है उस तरह से ये बेहतरीन तरीके से चल रहा है। इसमें से कुछ सवाल ऐसे भी दिए जाते हैं जो कि कमजोर बच्चे हैं, जो पढ़ने में कमजोर है, वो भी पास कर सके। लेकिन अगर आपको परसेंटेज उठाना है, आपको 450 लाना हो, 460 70 पे जाना हो, यानी 400 पार करना हो, तो आपको बाबू किताब पढ़ना पड़ेगा। बिना किताब पढ़े, बिना ध्यान दिए आप इतना नहीं ला सकते हैं, क्योंकि सवाल बनाने का जो पैटर्न है उसमें बदलाव हो रहा है। ये तो ऐसे बहुआ वाला सवाल है, किताब के पीछे से दिया गया है कि इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है। तो अगर आप लोग रूस की क्रांति पढ़े होंगे तो उसमें हम लोग को पता है कि यहाँ पे चेका जो है वो गुप्त पुलिस संगठन था, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 24 हो गया है। 25वां क्वेश्चन है, नरोत्तम सिहानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया? ये हुआ सवाल। ये सब जो सवाल हैं
वो हर किसी से सॉल्व होने वाला नहीं है, इसलिए ध्यान से ऑप्शन दिया 1975, 1978, 1970 या 1980। तो मजेदार सवाल है। हमको तो इस सवाल को जब इसका पीडीएफ आया, हम इसका सवाल सौंपे, हमको मजा आया। इस तरह सवाल था, सवाल के साथ खेलने में मजा आ रहा था। क्या सवाल पूछा है, तो मजेदार सवाल है, खास करके शिक्षक के लिए तो एकदम चुनौतीपूर्ण है, मजा आ रहा है बनाने में। तो ये किताब के बीच से दिया गया है, वहां से जहां से आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। इसका सही जवाब जो है हो जाएगा बी। 1978 में नरोत्तम सहानुक ने राजनीति से संन्यास ले लिया था, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 26वां क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई है। तो इसमें हम लोग पहले तो जानेंगे कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, तो जानते हैं 1853 में हुई है। 1853 में कब, 16 अप्रैल 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। कहां से चला था, मुंबई से थाने तक, मुंबई से थाने 34 किलोमीटर। ये सवाल पूछ सकता है आपको, तो ध्यान में रखेंगे। तो 16 अप्रैल 1853 को चला था, और उस टाइम पे जो भारत का जो वायसराय था या गवर्नर जनरल था वो है लॉर्ड डलहौजी। तो बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे यहाँ पे रेलवे और डाक की भी शुरुआत हुई थी। अगर डाक सेवा की भी पूछा जाए, ऐसे सवाल पूछा जाता है कि रेलवे और डाक की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई है, तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं, गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की है। ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे सवाल ये नहीं पूछा जा रहा है कि गांधी जी दांडी यात्रा कब किए, पूछा जा रहा है कहां से शुरुआत किए थे। तो हम सभी जानते हैं कि गांधी जी 1930 में दांडी यात्रा किए थे। ठीक, अब दांडी यात्रा किए थे तो यहाँ पे इसको टिक नहीं कर देना है, ये इसका जवाब नहीं होगा। यहाँ पे शुरुआत पूछ रहा है, शुरुआत कहां से हुआ है, तो यहाँ पे शुरुआत हुआ था साबरमती आश्रम से। गांधी जी साबरमती आश्रम से अपना यहाँ पे दांडी यात्रा शुरुआत किए थे, और यहाँ से जाना था कहां तक, तो दांडी तक। साबरमती से दांडी तक जाना था, तो शुरुआत पूछ रहा है कहां से की गई है, तो वो साबरमती से हुई है। और पूछा जाए कहां खत्म हुआ है, कब होगा, वो दांडी समुद्र तक। इन दोनों के बीच अगर आपके किताब के अनुसार देखें तो 250 किलोमीटर का अंतर था, और 24 दिन में यहाँ पे पद यात्रा यानी कि पैदल चल के जो गांधी जी हैं वो इस यात्रा को तय किए थे और नमक कानून को तोड़े थे। तो यहाँ पे इसका सही जवाब है वो बी हो जाएगा, साबरमती आश्रम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं, पूछा जा रहा है स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। अब तक पूछा जा चुका है स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, इसकी स्थापना कब हुई, लेकिन इस बार पूछा जा रहा है पहला सम्मेलन कब हुआ है, लखनऊ में या मुंबई में या कलकत्ता में या इलाहाबाद में, कहाँ हुआ है। तो स्वराज पार्टी का पहला सम्मेलन हुआ था इलाहाबाद में 1923 में। तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा, इलाहाबाद। उसके बाद क्वेश्चन अगला देखते हैं 29 को, इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। आसान सवाल है, आंसर बता सकते हैं। सीमांत गांधी के नाम से हम लोग खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। उसके बाद है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। ये भी सिंपल सवाल है, जवाब दे सकते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है, बता सकते हैं। ऑप्शन में दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, चित्तरंजन दास या ईश्वरचंद विद्यासागर। तो वेदों की ओर लौटो जो है वो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया है। इन्होंने 1975 में एक यहाँ पे संगठन की भी स्थापना की थी। क्या आपको पता है कौन वो संगठन का नाम क्या था। संगठन का नाम था आर्य समाज। तो इसकी स्थापना भी यहाँ पे किया गया था। तो यहाँ पे इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए, दयानंद सरस्वती। उसके बाद अगला देखते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी। ये भी मजेदार सवाल है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना बताना है, सहजानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, उसके बाद है जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह। तो यहाँ पे ये सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। 32 में है कि भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। कोई ज्यादा टफ नहीं है, बता सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 1881 में भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट लागू किया गया था। तो सी इसका सही जवाब होगा। उसके बाद आगे देखें,
33वां क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। यहाँ पे भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार मिला हुआ था। तो किस नियम के तहत, कौन से अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से अधिकार छीन लिया था? ऑप्शन में दिया है विनिमय अधिनियम, फिक्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम या इल्बर्ट गिल। तो 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत के साथ व्यापार करने का जो एक अधिकार है उसको छीन लिया गया था। तो सी यहाँ पे इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं 34 क्वेश्चन में सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? किस वजह से यहाँ पे सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी? सामाजिक क्रांति, प्लेग महामारी, आर्थिक क्रांति या नस्लीय विभाजन? इसका सही जवाब जो हो जाएगा होगा प्लेग महामारी। प्लेग महामारी के कारण ही 1898 में यहाँ पे सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। तो सवाल अंदर से है लेकिन जवाब इसका मिल गया है, प्लेग महामारी होगा। 1898 में सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। तो 20 का सही जवाब है। के बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला में पूछा जा रहा है सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या मोतीलाल घोष ने? तो ये प्रकाशन किया गया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। 20 का सही जवाब हो जाएगा। कब किया गया? 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। तो 20 का सही जवाब है। उसके बाद आगे 36वां क्वेश्चन, न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? जो न्यू इंडिया समाचार पत्र था उसको शुरू करने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट या लाला हरदयाल? तो इसकी शुरुआत जो है वो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता था? रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता था उसके बारे में बताना है। ऑप्शन में है भारत, ईरान, चीन या इराक। तो रेशम मार्ग जो है वो शुरू होता था चीन से। मध्यकाल में ये यूरोप और एशिया के व्यापार का मुख्य मार्ग हुआ करता था और ये चीन से शुरू होकर यूरोपीय देश तक जाता था। तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा, चीन से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 पे चले। 38 में पूछा जा रहा है इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? अब यहाँ पे जो सवाल है ये पूछा गया है आपको भूगोल के पहला चैप्टर से। जो भूगोल हम लोग को पढ़ना है, भूगोल के चैप्टर नंबर 1 से ये सवाल पूछा गया है। और या ऐसे जगह से पूछा गया है जहां से हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग अगर चैप्टर याद हो तो चैप्टर में हम लोग को बताया गया है, एक जगह लिखा हुआ है कि ऐसा माना जाता है कि जिस देश में संसाधन जितना ज्यादा होता है वो देश उतना ही विकसित होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पे संसाधन में एकदम नगण्य है लेकिन फिर भी वो विकसित हैं। और वहां पर उदाहरण में दिया हुआ है आपको जापान के बारे में। तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, जापान। जापान जो है प्राकृतिक संसाधनों के मामले में अत्यंत विपन्न है, फिर भी एक डेवलप्ड कंट्री है। तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब था। उसके बाद आगे देखें, आगे पूछा जा रहा है इन राज्यों में से कौन सर्वाधिक वनावरण वाला है? अब यहाँ पे समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए इसमें एक और क्वेश्चन बना दिया गया है। हम लोगों को वनावरण मतलब बताना है सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य। तो ये सवाल बहुआ वाला हो जाता है। यहाँ पे आसान सवाल है, लेकिन अगर ये नहीं दिए हुए रहता, ये जो ब्रैकेट में करके दिया है ये नहीं दिए रहता तो कितने बच्चे इसमें आकर के फंस जाते। लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में करके दे दिया है सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य के बारे में बताना है। अरुणाचल प्रदेश होगा कि उड़ीसा होगा कि छत्तीसगढ़ कि मध्य प्रदेश? तो हम सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो वन का विस्तार है, वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। तो डी यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। उसके बाद आगे देखिए, पूछा जा रहा है रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब पता होगा। ऑप्शन में है महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। अगर नहीं याद हो तो याद रखे, कोई पूछ दे कहाँ रहे लो तो बोल दिया कि हिमाचल प्रदेश में। तो हिसाब से रोहिल्ला कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। तो रोहिल्ला हिमाचल प्रदेश में।
तो 20 का सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद 41वां क्वेश्चन को देखते हैं। 41वां में पूछा जा रहा है सागर सम्राट क्या है? बताइए सागर सम्राट क्या है? बांध है कि अपतटीय तेल रिग है या बंदरगाह है कि इनमें से कोई नहीं है? तो सागर सम्राट जो है वो न तो बांध है न तो बंदरगाह है, ये मुंबई हाई में तेल निकालने वाला एक जगह है, वहां पे एक जहाज है उसी का नाम है। तो सागर सम्राट का जो सही जवाब हो जाएगा होगा अपतटीय तेल रिग, तो बी इसका सही जवाब है। उसके बाद 41वां क्वेश्चन हो चुका है, हम लोग 42वां को देखते हैं। 42वां में क्या है? 42वां में पूछा गया रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? काकरापार परमाणु विद्युत गृह, कैगा परमाणु विद्युत गृह, कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह या कल्पक्कम परमाणु विद्युत गृह? तो भूगोल से सवाल है, इसका सही जवाब जो है वो बुक में आपको मिल जाएगा। कुंडलकुलम परमाणु विद्युत गृह जो है वो रूस के सहयोग से निर्माण किया गया था, तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं 43वां क्वेश्चन, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जा रहा है? अगर आप लोग पीछे के क्लास किए होंगे, जो भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो वीडियो डाला जा रहा है, अगर देखे होंगे तो इन सभी सवालों में से लगभग सवालों को सॉल्व करा दिया गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है सुनहरा रेशा किसको कहा जाता है? कपास को, सन को, रेशम को या जूट को? तो यहाँ पे जो जूट है उसी को यहाँ पे सुनहरा रेशा के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको चैप्टर नंबर 2 जो हम लोग को कृषि है, कृषि के चैप्टर में हम लोगों को जूट के बारे में, जूट फसल के बारे में पढ़ना है, वहां पे इसका जवाब आपको मिल जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। 44वां में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? ये सवाल का भी यहाँ पे वीडियो बना करके डाल दिया गया है। अगर आपको देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि अंगोरा का ऊन किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन में बकरी, भेड़, खरगोश और ऊंट दिया है। हमने बताया था कि अंगोरा का जो ऊन है वो खरगोश से प्राप्त किया जाता है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। साथ ही हमने ये भी बताया था कि बकरी से जो ऊन प्राप्त होता है उसे हम लोग पश्मीना कहते हैं। तो इन सभी सवालों को लगभग इसमें जो भी सवाल हैं उन सभी को सॉल्व कराया जा चुका है। तो यहाँ पे बकरी से पश्मीना प्राप्त होता है। सवाल पूछा गया अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो वो खरगोश से प्राप्त होता है। उसके बाद 45वां क्वेश्चन को देखेंगे। 45 में पूछा जा रहा है भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? ये सवाल थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है कि कहाँ पे हुआ था। आप लोग को क्या करना है, जो किताब है उस किताब में, भूगोल के किताब में आपको ये मिल जाएगा कि लौह इस्पात उद्योग को पहला कारखाना जो है वो कहाँ खोला गया है। कंफ्यूजन ये हो सकता है कि तमिलनाडु में, कि पश्चिम बंगाल में या झारखंड में। तो इसका हम बता दें आप लोग को, ऐसे तो माना जाए तो वास्तविक लौह इस्पात जो है, वास्तविक रूप में जहां से लौह इस्पात की शुरुआत होती है वो तो पश्चिम बंगाल से ही हुआ है। पश्चिम बंगाल में कुल्टा नाम के जगह है, वहां पे लगाया गया है और यहाँ से इसकी वास्तविक शुरुआत मानी जाती है लौह इस्पात की। लेकिन उसी किताब में एक दो लाइन ऊपर जाकर के आप लोग देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में लगाने से पहले तमिलनाडु में भी आपको पहला लौह इस्पात कारखाना लगाया गया था और जगह का नाम है पोर्टो-नोवा। तो पोर्टो-नोवा नाम के जगह पर पहली बार लौह इस्पात उद्योग लगाया गया था, लेकिन वो नहीं चल पाया था, इस वजह से उसे बंद करना पड़ा था। दूसरी बार ये खोला गया पश्चिम बंगाल में और यहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। फिर झारखंड में खुला टाटा टिस्को कंपनी और यहां से रफ्तार पकड़ता है। लेकिन सवाल पूछा गया भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहां खोला गया था? तो सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु के पोर्टो-नोवा में खोला गया था। तो ये इसका सही जवाब है। उसके बाद एक जो क्वेश्चन आया है, हम कह सकते हैं MVVI क्वेश्चन है, अब तक कई बार एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। पूछा जा रहा है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? कार्बन मोनोक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का, मिथाइल आइसोसाइनेट या इनमें से सभी? तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नाम के जहरीला गैस का रिसाव हुआ था। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पूछा जाए भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ? तो ये हुआ था 3 दिसंबर 1984 को।
3 दिसंबर के 1984 को ये घटना घटी थी और इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड जो साइनेट है वो गैस का रिसाव हुआ था, तो सी यहाँ पे सही जवाब है। उसके बाद अगला पूछा जा रहा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, उसके बारे में बताना है। तो हम जो आप लोगों को वीडियो बनाए होंगे उसमें आपको होगा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7, लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो आपको 7 दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे जो किताब में है उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। फिर भी हम लोगों को इसका जवाब पता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा होगा NH 44। ये जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो NH 44 सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन है। सब क्वेश्चन आंसर ये सब करवा दिया गया है। मध्य रेलवे है कि उत्तर रेलवे है कि पश्चिमी रेलवे है कि पूर्व रेलवे है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो रेल जोन है वो है उत्तर रेलवे, तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर रेलवे। उसके बाद आगे के क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। जो वायु परिवहन है उसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया है उसी के बारे में हम लोगों को बताना है। 1933 में, 47 में, 1950 में, 1953 में। तो वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1953 ईस्वी में किया गया था, तो डी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 50वां क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है सदिया से धुबरी तक कौन राष्ट्रीय जल मार्ग है, यानी कि सदिया से धुबरी तक जो राष्ट्रीय जल मार्ग जाता है उसका नाम क्या है। जलमार्ग संख्या 1, 2, 3 या 5। तो सदिया से धुबरी तक जाने वाले राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, तो यहाँ पे 20 का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे पूछा गया है फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, किस राज्य में स्थित है, उसी के बारे में बताना है। पूछा जा रहा है तो इसमें ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात। तो फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि विशेष आर्थिक क्षेत्र कितने हैं अभी, तो टोटल यहाँ पे 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। तो ये भी याद रखना है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अनुसार इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। फल्टा पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 हो गया है। 52 देखते हैं। 52 में पूछा गया है मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है। केरल में, राजस्थान में, पश्चिम हिमाचल प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में। तो जो मोनाजाइट है वो केरल में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ये यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला जो सवाल है वो पूछा है भारत का कॉटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है। कॉटनोपोलिस यानी कॉटन के बारे में बताना है। सबसे ज्यादा कॉटन का यहाँ पे उत्पादन कहाँ होता है, कानपुर में, मुंबई में, कानपुर में या मुंबई में कि सूरत में कि कलकत्ता में। तो हम लोग जो पीछे क्लास के उसमें बताए हैं कि मुंबई को सूती कपड़े की महानगरी भी कहते हैं, कपड़े की महानगरी, यानी कि सबसे ज्यादा सूती कपड़ा का जो उत्पादन है वो मुंबई में होता है और इसी को कॉटन पोलिस के नाम से भी जाना जाता है, तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 54 क्वेश्चन है कुद्रेमुख में कौन खनिज पाया जाता है। सबसे ज्यादा कौन सा खनिज पाया जाता है कुद्रेमुख नाम के जगह पे, वो बताना है। कोयला है, सोना है, उसके बाद तांबा है और लौह अयस्क है। तो कुद्रेमुख में सबसे ज्यादा लौह अयस्क पाया जाता है, तो यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा, लौह अयस्क। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है। ये आ गया आपको बिहार स्पेशल जो पढ़ना है ज्योग्राफी उससे। त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया है ये हम लोगों को बताना है। पश्चिम चंपारण में, गोपालगंज में, दरभंगा में या फिर भोजपुर में। तो त्रिवेणी नहर जो है वो पश्चिम चंपारण में है, तो ये इसका यहाँ पे एकदम सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें कि है कहाँ, तो ये गंडक नदी पर है, गंडक नदी पर ये बनाया गया है। तो यहाँ पे ये भी याद रखेंगे त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर है और ये पश्चिम चंपारण में स्थित है, तो 55 का ए सही जवाब होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है इन परियोजनाओं में से कौन सीतामढ़ी जिला में है। दुर्गावती, बागमती, सोन नदी या बरनार जलाशय परियोजना। तो यहाँ पे जो सीतामढ़ी जिला में जो परियोजना है उसका नाम है बागमती परियोजना और ये बागमती नदी पे बनाया गया है, तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। उसके बाद आगे देखें
57 क्वेश्चन, अबरक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अबरक के उत्पादन में जो भारत है वो पहले स्थान पे आता है, तो यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा पहला। फिर आगे के क्वेश्चन देखते हैं। 58 में पूछा जा रहा है भारत में चाय का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन है? यानी किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है? केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में या असम में? तो सबसे ज्यादा असम में चाय की खेती होती है, तो डी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आगे देखें, आगे पूछा जा रहा है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? 58 हो गया है, एक बार देख लेते हैं। 58 हो गया, 59। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? सबको पता है एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 60वां क्वेश्चन है 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? कौन सा स्थिति उत्पन्न होगा? बाढ़ है या सूखा या फिर सुनामी या भूस्खलन? तो जब बारिश 50 सेंटीमीटर से कम है तो बाढ़ तो आएगा नहीं, सुनामी समुद्र में आता है, भूस्खलन पहाड़ी इलाके में आता है, तो बचा जो हो गया आपका सूखा। 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होने पर सूखे की स्थिति बनती है, तो यहाँ पे 20 का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 61वां क्वेश्चन किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? अब तक पूछा जाता था कि बिहार का स्रोत किस नदी को आता है, इस बार पूछा जा रहा है किस नदी के कारण बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ आता है, वही बताना है। गंगा के, सोन के, कोसी के या पुनपुन के? तो यहाँ पे बिहार के जो शोक नदी है वो कोसी है, और इसी के कारण यहाँ पे बाढ़ भी आता है। इसको बिहार के शोक नदी भी कहते हैं, बिहार के शोक नदी। एकदम MVVI क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा जाता है, लेकिन इस बार पूछा गया है कि बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण किस नदी को माना गया है, तो जो शोक नदी है वही हो जाएगा, कोसी नदी। उसके बाद आगे देखें, इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भूकंप से, सुनामी से, भूस्खलन से या बाढ़ से। सुनामी तो बिहार में न के बराबर आता है, आता ही नहीं है। भूस्खलन यहाँ पहाड़ी इलाका बहुत कम नगण्य है, तो यहाँ ये भी नहीं होगा। भूकंप आते हैं लेकिन प्रत्येक वर्ष नहीं आता है, तो ये भी कट गया। यहाँ पे जो बिहार प्रभावित है वो बाढ़ से प्रभावित होता है, उसमें भी हम लोग को ध्यान रखना है। जब उत्तर बिहार की बात करें तो हम लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, और जब दक्षिण बिहार की बात करें तो हम लोग सूखे से प्रभावित हैं। दक्षिण बिहार सूखा से और उत्तरी बिहार बाढ़ से प्रभावित है। जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 62 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद पूछा गया है कि अधिक केंद्र का संबंध इनमें से किससे है? बाढ़ से, सूखा से, भूकंप से या भूस्खलन से? तो अधिक केंद्र जो है वो भूकंप में होता है, तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब होगा। उसके बाद आगे देखते हैं, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है वो तीसरे पे आता है, तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा, तीसरा। उसके बाद आगे देखते हैं, प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? सीमांत आय से, कुल आय से, राष्ट्रीय आय से या औसत आय से? सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रति व्यक्ति आय के फॉर्मूला क्या होता है। पढ़े हम लोग कि प्रति व्यक्ति आय बराबर आय बराबर क्या होता है? तो होता है हमारा राष्ट्रीय आय, अब बटे में कर देते हैं कुल जनसंख्या, जो उस देश की जनसंख्या है, उस क्षेत्र की जो जनसंख्या है और वहां की आय है, भाग देने पर जो आता है वो प्रति व्यक्ति आय होता है। अब यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय निकल के आएगा तो क्या वो सभी व्यक्ति के समान आय होगा? तो नहीं होता है, वो हम लोग एक औसत आय निकालते हैं। प्रति व्यक्ति आय मतलब एक औसत आय निकालते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का इतना आय है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा डी, औसत आय। प्रति व्यक्ति आय को हम लोग औसत आय भी कहते हैं। तो 65 हो गया। उसके बाद पूछा गया है, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? जब लेन देन की प्रक्रिया पहली बार शुरू हुई थी तो यहाँ पे किस प्रक्रिया द्वारा लेन देन होता था? वस्तु के द्वारा, मौद्रिक यानी मुद्रा द्वारा, या बैंकिंग प्रणाली से, या इनमें से सभी से? तो अगर हम लोग विनिमय के प्रारंभिक अवस्था में जाए, एकदम शुरुआती में, तो उस समय पे वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में था। वस्तु देकर के वस्तु लिया जाता था, दिया जाता था, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे है मैकलगन समिति का संबंध इनमें से किससे है? मैकलगन समिति का संबंध इनमें से किससे है? कर प्रणाली, सहकारिता, राष्ट्रीय या गरीबी। तो मैकलगन समिति जो है उसका संबंध सहकारिता से है, तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे पूछा जा रहा है लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? ये सवाल थोड़ा सा फंसाने वाला है। लघु उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा पूछा जा रहा है कि कितने पैसे तक हम लघु उद्योग में ज्यादा से ज्यादा मतलब कितना करेंगे तो वो लघु उद्योग के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे जब हम लोग 7वीं के जो 10वीं की किताब है उसमें तो जहां तक हम पढ़े इसका जवाब नहीं मिल पाया है, लेकिन हाँ 8वीं में जो इसकी किताब है, बिहार बोर्ड की जो किताब है, उस किताब को अगर आप लोग पढ़ें तो उसमें इसका जवाब मिलता है। उसमें बताया गया है कि 1 करोड़ तक के जो भी रुपए लगते हैं, तो 1 करोड़ के पूंजी निवेश वाले को हम लोग लघु उद्योग में रखते हैं, तो उस आधार पे इसका सही जवाब ए हो जाएगा। ऐसे अगर आप देखेंगे, अगर आप सर्च करते हैं, गूगल वगैरह करते हैं, तो 5 करोड़ भी आएगा, 3 करोड़ भी आता है, 7 करोड़ भी आता है और 10 करोड़ भी आता है। लेकिन अगर हम बिहार बोर्ड के ही 8वीं के किताब के अनुसार चले तो यहाँ पे 1 करोड़ इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 69वां क्वेश्चन पूछा गया है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? जो नीति आयोग है, सबसे पहले बताएं नीति आयोग बना है किसके स्थान पे? तो ये बना है योजना आयोग के स्थान पर। जो योजना आयोग हुआ करता था उसके स्थान पे इसको बनाया गया है। और योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे, इसलिए नीति आयोग के भी जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो बी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर पूछा गया है मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाते हैं? मानव जो अपना परिश्रम करके, चाहे वो मानसिक रूप से करे या फिर वो शारीरिक रूप से करे, उससे जो वो धन जमा करता है उसको हम क्या कहेंगे? आय कहेंगे, व्यय कहेंगे, निवेश कहेंगे या बचत कहेंगे? तो यहाँ पे परिश्रम से जो हम धन अर्जित करते हैं उसी को आय कहा जाता है। तो ये यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 71वां क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? यहाँ पे अब तक सवाल पूछा जाता था रिजर्व बैंक के यहाँ पे स्थापना कब हुआ, लेकिन इस बार पूछा गया है राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? भारतीय बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1921 में, 1935 में, 1949 में या 1952 में? 1935 में तो इसकी स्थापना हुई है। 1935 में रिजर्व बैंक के, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना हुई है। यहाँ पे पूछा जा रहा है इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। सी सही जवाब हो जाएगा। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो सी यहाँ पे सही जवाब है। स्थापना पूछे तो 1935 हो जाएगा। इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? यहाँ पे सामाजिक का पूछा जा रहा है। संचार होगा, यातायात होगा, शिक्षा होगा या वित्त होगा? तो सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग अगर देखें तो शिक्षा हो जाता है। ये सब व्यापार में आते हैं, यानी कि व्यापार से संबंधित चीजें हैं, लेकिन सामाजिक रूप से देखा जाए तो शिक्षा हो जाएगा। तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है? ऑप्शन में 1985, 1910, 2012 या 2018। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सवाल बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही गहराई से सवाल पूछा गया है, तो थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन जवाब है संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष जो है, अभी आप देखें तो 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो आपको 2025 है ही नहीं, तो जवाब कौन होगा? तो जवाब इसका हो जाएगा 2012। सबसे पहले यहाँ पे 2012 में भी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया था, और उसी की सफलता को देखते हुए फिर से 2025 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा सी 2012। उसके बाद आगे देखें, आगे पूछा जा रहा है उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा
सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? जो उपभोक्ता को अधिकार है वो सबसे पहले किस देश में आया था? कनाडा में, भारत में, अमेरिका में या बांग्लादेश में? तो ये आया था आपको अमेरिका में। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका 74 का सी सही जवाब है। उसके बाद अगर बात करें भारत में उपभोक्ता अधिकार के, तो वो आया था 1986 में। उपभोक्ता अधिकार अधिनियम भारत में 1986 में आया है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है विश्व में सबसे पहले, अगर यही ऑप्शन के अनुसार देखें सबसे पहले, तो वो अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद आगे देखें, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदारीकरण, निजीकरण या वैश्वीकरण या इनमें से सभी? तो जो विश्व के अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ जोड़ देता है उसे हम लोग वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण भी कहते हैं। तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा, वैश्वीकरण। 76वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनमें सभी? यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी संस्थागत वित्तीय हैं। तो यहाँ पे ये तीनों संस्थागत वित्तीय स्रोत के उदाहरण हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखें, तो आगे पूछा गया है भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? यानी कि भारत की जो अधिकांश जो जनसंख्या है वो कौन से कार्य में लगा हुआ है? प्राथमिक यानी कृषि क्षेत्र में, द्वितीयक उद्योग क्षेत्र होता है, तृतीयक सेवा क्षेत्र होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो ऐसे आज के टाइम पर देखें तो सबसे ज्यादा हमारे सकल घरेलू उत्पाद में तो इसका योगदान है, तृतीयक क्षेत्र का योगदान है। लेकिन आज भी भारत के ज्यादातर जो जनसंख्या है वो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र में ही लगा हुआ है। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। उसके बाद आगे देखते हैं, पूछा गया है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? जो रुपया पैसा से संबंधित जो भी नीति है उसका निर्धारण कौन करेगा? भारत सरकार, वित्त मंत्रालय या भारतीय रिजर्व बैंक या वित्त आयोग? तो मौद्रिक नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद 79वां क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? अब तो इसे हम भूमि विकास बैंक के नाम से जानते हैं, लेकिन पहले क्या नाम था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि बंधक बैंक, सहकारी बैंक, या इनमें से कोई नहीं? तो भूमि विकास बैंक को पहले भूमि बंधक बैंक के नाम से जाना जाता था। जो भूमि विकास बैंक आज है उसे पहले भूमि बंधक बैंक कहा जाता था, अब इसे भूमि विकास बैंक के नाम से जानते हैं। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन वो है, इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? ये आपका जो मॉडल क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का उसका अंतिम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पूछा गया है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किसमें जमा करने पर हमें कोई ब्याज यानी कि यहाँ पे ऋण नहीं मिलता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है? अस्थायी जमा में, संचयी जमा में, आवर्ती जमा में, या चालू जमा में? चालू जमा जिसे हम लोग करेंट डिपॉजिट भी कहते हैं, करेंट अकाउंट जो खुलवाते हैं। तो हम लोग को चालू जमा में किसी भी प्रकार के यहाँ पे ब्याज नहीं दिया जाता है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये हमारे 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे मॉडल क्वेश्चन का जो बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन के आधार पर देख लिए हैं कि जो बिहार बोर्ड सवाल पूछने वाला है वो कुछ तो आसान होंगे लेकिन कुछ बहुत ही कठिन होने वाले हैं। तो अभी हमारे पास लगभग 2 महीने टाइम है, तो बेहतर तरीके से इसकी तैयारी में लग जाएं, इसकी तैयारी करें, नहीं तो परसेंटेज उठाने में मुश्किल हो सकती है। तो बेहतर से तैयारी करें। आशा करते हैं आप लोग तैयारी करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले टॉपिक में।